के शो में। आटे के बहरान के बाद चीनी का बहरान। मुल्क की तारीख में पहली बार आटे की कीमत 80 रुपए किलो तक पहुंच गई। फवाद हसन फवाद की जमानत, नैब कारकर्दगी पर उठते सवालात। फवाद हसन फवाद पर आमदन से जायद असासों का इल्जाम, अहम तफ्तीशी पहलू बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज मामला अहम तरीन हम सबके घर से जिसका ताल्लुक रोटी गंदुम उसका जो बहरान आटे का पूरे मुल्क में शहर कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक बदतरीन बहरान। आखिरकार वजह इसकी क्या है? ये ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। मैं आपको प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए सिर्फ ब्लेम गेम और जो पॉलिटिक्स हो रही है इस मसले को लेकर उस पॉलिटिक्स पर रोशनी डालते हुए इसकी टेक्निकल साइड, यानी जो एज एन कमोडिटी एक्सपर्ट जो लोग कह रहे हैं कि वो क्यों बहरान है, वजह क्या है, इसका हल क्या है, उस पर आने से कबल जो सियासत हो रही है, जो इल्जाम तराशियां हो रही हैं, उस तरफ ले जाना चाह रहा हूं। खुसरो बख्तियार साहब सिंध के बारे में जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मसला सुबह सिंध में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम का, फिर उसके जवाब में सईद गनी साहब ने जो कहा वो भी सुनाएंगे आपको। पहले क्या कहा खुसरो बख्तियार साहब ने, जरा ये सुनते हैं। सिंध ने इस साल एक दाना भी प्रोक्योर नहीं किया, जबकि उनका टारगेट 7 लाख का था। एक तरफ सिंध की सप्लाई लाइन ट्रांसपोर्ट और लेट लिफ्टिंग, जो कि मेरे नजदीक सिंध हुकूमत को बहुत पहले ये 4 लाख जब हमने कोटा दिया इनको तो उनको उठा लेना चाहिए था, वो बहुत लेट हुआ। और फिर इसी तरह से सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी साहब ने यहां से सिंध हुकूमत का मौकिफ किस तरह बयान किया, जरा ये सुन लेते हैं। पहली मरतबा पंजाब ने यह किया कि 8 लाख टन कोई कम आटा गंदम नहीं होती, बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार है, वो इन्होंने फीड मिल्स को दे दी। और उसके साथ साथ जब खैबर पख्तूनख्वा में क्राइसिस हुए गंदम के, तो पंजाब हुकूमत ने पंजाब की जो गंदम थी वो खैबर पख्तूनख्वा भिजवाना शुरू कर दी। इन दोनों असबाब की बिना पर पंजाब के लोगों को जो गंदम मिलनी चाहिए थी, जो गंदम पंजाब में आटा बनने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो खैबर पख्तूनख्वा गई और इंसानों के बजाय मुर्गियों के लिए जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुई। तो क्राइसिस कहां से हुआ, किस तरह हुआ, ये हल कोई नहीं, लेकिन इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। आज जो पंजाब के वुज़रा है असलम इकबाल साहब वजीर पंजाब, तो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां उनकी तरफ से सुबह पंजाब का मौकिफ या जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उस पर क्या कहा गया, क्या फरमाया गया, जरा ये सुन लेते हैं। तकरीबन 9.25 अरब रुपया 22 दिनों के अंदर आटे के ऊपर इन्होंने घुमा फिरा कर आटे के ऊपर सब्सिडी का चार्ज किया हुकूमत पंजाब से। सबका दौर में जो आखिरी रमजान बाजार था, पिछले दौर के अंदर इन्हीं नाम निहाद फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले क्या करते रहे हैं? ये करते रहे हैं कि हुकूमत से रिबेट चार्ज करते रहे हैं। 75 रुपए पर मैट्रिक पर टन, 75 रुपए पर टन हुकूमत से रिबेट लेते रहे हैं और $55, $75 और $55 स्टेट बैंक से, और झूठे कागज बनाते रहे। तो अगर इस तरह मसले को समझें तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, वफाक के मुताबिक पंजाब हुकूमत के मुताबिक फ्लोर मिल जिम्मेदार है, सिंध हुकूमत के मुताबिक पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है, और सब एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार साहब की तरफ से इस मसले पर, इस प्रॉब्लम के ऊपर जो कहा गया था, ये सुनते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं ताकि इल्जाम तराशियों का जो सिलसिला या नुक्ताचीनी है ये जरा समझ सकें कौन किस पे क्या इल्जाम लगा रहा है। खुसरो बख्तियार साहब इस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हुए क्या कह रहे थे? हकायक ये है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर सप्लाई चेन, 2 चीजें हैं इस वक्त गंदुम के इस मसनूई आटे के इस मसनूई बहरान के अंदर। एक के सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड हुई सिंध के अंदर खास तौर पे, और केपी के और पंजाब के दरमियान हुकूमती सतह पर जो पंजाब ने फैसला किया कि उसकी फूड डिपार्टमेंट की गंदुम केपी के जा रही थी जरूरत से ज्यादा, तो उन्होंने एक चेक मैकेनिज्म के लिए डेवलप किया जिसकी वजह से कुछ तात्तुल आया सप्लाई चेन के अंदर। तो ये पूरी सूरत हाल, फिर इसमें ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक और बहुत से अवामल मिल गए, लेकिन असल हकीकत क्या है, गलती कहां हुई, किसकी गलती हुई,
ये प्रोग्राम में आज करते हैं बेनकाब। शमसुल इस्लाम खान साहब कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, गहरी नजर रखते हैं कमोडिटीज पे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर प्रोग्राम में, आपने ज्वाइन किया, शुक्रिया आपका बहुत। बात हमारी हो रही, हम जो समझे वो ये जी कि पॉलिसी मैटर है, ये पॉलिसी की खराबी है जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं आवाम, और पॉलिसी मैटर है तो फिर ये वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है, ये एक्सपोर्ट की पॉलिसी गलत थी, क्या फैसला गलत वफाकी हुकूमत का हुआ? बुनियादी तौर पे अगर आप अपनी इकोनॉमी को देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ना तो रेगुलेटेड है, ना ही फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ये एक हौज पौज इकोनॉमी है। और हौज पौज इकोनॉमी में क्या होता है कि कार्टेल्स बड़े फलते फूलते हैं, और यही वजह है कि अगर आप देखें कि पूरी हिस्ट्री निकाल के देख रहे हैं, 49 में भी हमने गंदम इंपोर्ट की, 52 में एक्सपोर्ट करी, फिर इंपोर्ट करी, और उसके बाद आपने देखा कि कई सालों में बुरहान आते रहे, और 2008 में भी बहुत संगीन बुरहान, उस वक्त भी हमने एक्सपोर्ट की। जब गवर्नमेंट कोई बिजनेस करेगी तो उसमें इनएफिशिएंसीज आएंगी, क्योंकि जो एफिशिएंट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, वो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ को भी इनएफिशिएंट कर देता है। वही वजह हुई कि जब आप अरबों रुपए, इस पॉलिसी के रिजल्ट में क्या निकाला कि अरबों रुपए का जो है ग्रोअर कभी डिप्राइव होता है, कभी उसको सपोर्ट प्राइस पे टैक्स पेयर्स का पैसा लगाया जाता है। इसी तरह से अरबों रुपए एक्सपोर्टर्स भी बैक कर लेते हैं, और साथ में फिर वो कार्टेल भी अरबों रुपए कमा लेते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हुकूमत पाकिस्तान साला साल डिकेड से लॉस बर्दाश्त करती आ रही है कि आज हम उस पे पहुंच गए हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कोई काम कर सकें। आपने वीट का इशू उठाया, देखिए वीट में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ये पूरा स्टॉक कहते हैं कि गवर्नमेंट प्रोक्योर कर ले, उसके बाद गवर्नमेंट इसको स्टोर करे, खराबी, वेस्टेज, चोरी सारा वहां पे होता है, और वहां पर इनकी थेफ्ट भी है। आपका जो है अभी जो रिसेंट क्राइसिस हुए हैं, इसकी स्टार्ट जो है वो आज या 2 महीने 4 महीने पहले से नहीं हुआ, इसका स्टार्ट हुआ है उस वक्त जब आपने एक इसकी पॉलिसी बनाई थी एक्सपोर्ट अलाउ करने की, और वो बनाई थी नवंबर में ईसीसी की एक मीटिंग हुई है, उसको चेयर किया था असद उमर साहब ने, और उसमें उन्होंने जो समरी पेश की है मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है, उन्होंने ये कहा कि 10.2 मिलियन टन सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है, और वो पेपर्स पे लेके आए थे। लेकिन आप ये देखेंगे एक बहुत बड़ी क्रॉप जो आप 25 मिलियन 24 मिलियन टन की होती है, उसका कभी भी वेयर हाउस एम्प्टी नहीं होता कि आप फिजिकल स्टॉक टेकिंग कर सकते। तो पेपर्स पे स्टॉक्स चले आ रहे थे लेकिन एक्चुअल स्टॉक्स नहीं थे, वो लीकेजेस होती है, पूरा सिस्टम है, आपने बहुत सारी चीजें रिपोर्टें देखी होंगी कि वो होता है। उसकी वजह से जब आपने उसमें अलाउ किया, जब आप 5 लाख टन एक्सपोर्ट अलाउ की, अब एक्सपोर्ट अलाउ की 5 लाख टन वहां चला गया, फिर उससे 5 लाख टन से ज्यादा बल्कि 6,93,000 टन एक्सपोर्ट हुई, वो भी गुजरने के बाद भी एक्सपोर्ट जारी। फिर स्मगलिंग आपकी बॉर्डर आपका जो है पेशावर से भी आपका होता है, कोयटा से भी होता है, ये होती ही रहती है। वहां पर अफगानिस्तान में उनको आटा चाहिए तो आटा बन के जाता है। तो ये एक प्रोसेस क्यों है कि इसमें लीकेजेस हैं उस पॉलिसी के अंदर, इसलिए आज तक आपका जो है वो आप उस पर नहीं आ सके कि आपको जो ये इशू खत्म हो कि महंगा हो गया, सस्ता हो गया, क्राइसिस आ गया, बुरहान दर बुरहान आ रहे हैं। 29 रुपए किलो में एक्सपोर्ट किया इन्होंने, 39 रुपीज केजी की प्राइस उनकी थी, लेकिन उनको गवर्नमेंट को जो कॉस्ट कर रही थी वो 42 के कर रही थी, लेकिन इस पे $105 जो है वो पर टन सब्सिडी दी गई। और इसमें भी मजे की बात है कि आपके कुछ एक्सपोर्टर्स ने वीट गवर्नमेंट से उठाई, ओपन मार्केट में बेची, और डॉक्यूमेंट बना के दे के अपना वो सब्सिडी भी ले ली। इसमें अभी अब एक और चीज भी सामने आई कि फीड वाले जो है उन्होंने भी गंदम ली। अब आप देखें, हिस्ट्री देखें तो जो हमेशा फीड बनाने वाले चीप इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, और मोस्टली जो है कौन यूज होता है, क्यों सस्ता होता था। ये खाने वाली जो गंदम है, ये पहली दफा सुनने में आया कि 6 लाख टन वहां भी चली गई और वो भी कहीं आ गई। तो वो स्टॉक सारे घूम फिर के या स्मगल हुए और या फिर हमारे अपने ही फ्लावर मिल में यूज हो गए। एक कार्टेल बना हुआ है इसको, इसके अंदर जिस तरह से शुगर मिल्स का कार्टेल है, आपके मुल्क में अभी हर चीज के कार्टेल आ गए। आपके यहाँ तो पोल्ट्री का भी कार्टेल बन गया है, आपके राइस का भी एक कार्टेल बन गया है। आप इसी वजह से कि बुरहान से बुरहान आ रहे हैं, एकदम से आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। पूरी इकोनॉमी को देखें, अब इसमें रिस्पॉन्सिबल सबसे पहला कौन है, वो स्टेट बैंक होता है, तो फाइनेंस उसके हाथ में होता है, पॉलिसी उसने देनी है। अब आपके 2 डॉक्टर आए, दोनों डॉक्टरों ने अगर आपकी इकोनॉमी को ठीक करना था तो सबसे पहले तो ये करते कि ये हौज पौज इकोनॉमी नहीं चलेगी। आज मार्केट में जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी, रेगुलेटेड जो है वो कामयाब होती है कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले ना करे, कोई बिजनेस ना करे, और उसको रेगुलेट करे कि जो स्टेक होल्डर थे और उनको कंपीट भी कराए आपस में। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट का फैसला हुआ, ये मतलब बीच में फिर रोल बैक भी तो हुआ, फिर हमने देखा कि फैसला हुआ, फिर शायद 2 माह के लिए पाबंदी भी लगी, फिर शायद मैदा और सूजी तक की बात हो गई। फिर क्या मैदा और सूजी के नाम पर स्मगलिंग हुई, क्या ये आटा निकल गया, क्या हुआ ये? नहीं, ये टोटल जो अलाउ किया था उसमें था कि 5 लाख टन गंदम और उसकी प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट होंगे। फिर वो रोल बैक भी हुआ फैसला? वो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर एक्सपोर्ट का उन्होंने टाइम दिया था कि कोई अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा उसका प्रोसेस। उसके बाद जो है आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वाला सारा था वो 30 जून तक की उन्होंने दिखा था, शिपमेंट्स वगैरह भी हो जाए, लेकिन वो भी टाइम आगे फिर एक्सटेंड किया गया था। तो आपके पास लीकेजेस ऑलरेडी थी,
आपकी जो है स्मगलिंग ऑलरेडी हो रही थी, आपके पास जो है स्टॉक्स डिप्लीट होते गए, लेकिन पेपर में आपके स्टॉक पूरे थे। जब आपने एक्सपोर्ट की तो आपकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जब एक्सपोर्ट हो गई तो जाहिर हो गया कि आपका स्टॉक्स कम है, और यही रीजन बनी कि एक बुरान खड़ा होगा। बुरान बनने में कोई ऐसा नहीं होता कि बुरान की बात प्लानिंग होती है, और उसमें बड़े बड़े किरदार हो सकते हैं, बहुत उसमें हाई हैंडेड वेल कनेक्टेड लोग होते हैं। और वही देखिए, आज आप कोई आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो या मैं छोटा एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं पास्को के पास जाऊंगा, मेरी कोई समरी मूव नहीं करेगा। एक कार्टेल जब जाएगा तो पास्को ऐसी समरी भेजेगा मिनिस्ट्री, अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री को, कि जी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, हम संभाल नहीं सकते। यही हुआ कि उस समरी को अगर आप पढ़ें जो नवंबर में ईसीसी को पेश की गई, उसमें तो बताया कि हम मेंटेन स्टॉक रख ही नहीं सकते, हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, और आप जो है 3.1 मिलियन टन एक्सपोर्ट अलाउ कर दो, और उस पर ह्यूज सब्सिडी की भी उन्होंने कहा। लेकिन असद उमर साहब ने उसको सिर्फ 5 लाख टन पे रखा, और उनको बाद में देखेंगे। लेकिन उसके बाद से आप देखें जी, आपकी जब शॉर्टेज होती गई, स्टॉक डिप्लीट करते गए, तो मार्केट में एक तेजी आना शुरू हो गई। और आज जो है पूरी चेन ये, और आज जब हम इंपोर्ट का फैसला कर रहे हैं, मतलब आप कहते हैं जी कि इंपोर्ट 0.4 मिलियन या 0.3 मिलियन टन जो इंपोर्ट हम करेंगे, तो इसका मतलब ये वीक पॉलिसी डिसीजन था, अब उसको हम रोल बैक कर रहे हैं, अब हम इंपोर्ट का फैसला कर रहे हैं, ये दुरुस्त फैसला है? ये मतलब देखिए, इंपोर्ट इसके अलावा आपके पास हल नहीं था। गवर्नमेंट के पास जो है, आपके पास स्टॉक जो आने हैं, न्यू क्रॉप जो आएगी वो मार्च से स्टार्ट होगी, और अप्रैल तक जो है आपका जो है पंजाब का स्टॉक भी फुल शुरू हो जाएगा। लेकिन इस शॉर्टेज से बचने के लिए अगर आप प्राइस को कंट्रोल करना है, तो फिर गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी हैं, और साथ में इंपोर्ट का रास्ता भी है। आप इंपोर्ट खोल दो, जिसको वर्केबल होगी वो लेकर आएगा, मार्केट फ्लडेड होगी, और आराम से उसके अंदर जो है प्राइसेस को नीचे ले आएगा। क्योंकि होल्डर्स को क्रश करने के लिए आपको रास्ते खोलने पड़ते हैं, और इंपोर्ट आपको, और आप ये रेगुलेट कर देते हो ना। आज देखिए, आज चीनी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन इंपोर्ट नहीं कर सकते। गंदम आप जो है वो आपकी उसके ऊपर भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये प्रोटेक्शनिज्म जो है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है इकोनॉमी को, और पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी खराबी है। जो भी अगर इसको देखेगा तो पहले आप उस पेपर को सही करो कि पॉलिसी हमारी बनी हुई कैसी है। अच्छा, लेकिन इसमें तो ये तो फिर ऊपर से पॉलिसी मेकिंग में ही आपने फ्लॉ आ गया, जिसका वजह से आज सब भुगत रहे हैं इस पर। फिर इसमें मसला ये आ गया कि सूबे सिंध से अगर हम शुरू करें, यहाँ पर ये इल्जाम लग रहा है वफाक की तरफ से कि इनके पास कैश सरप्लस नहीं था या कैश इतना नहीं था, इन्होंने व्हीट स्टॉक परचेज ही नहीं किए, क्योंकि इन्हें फेडरल गवर्नमेंट से इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही थी, जो इनका मौकिफ था। और फेडरल गवर्नमेंट इन पर इल्जाम लगा रही है कि इन्होंने खरीदे नहीं स्टॉक। फिर यहाँ के वजीर ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक की वजह से आर्टिफिशियल बुरान आ गया। ये तमाम जो सूबे सिंध में क्राइसिस की वजह क्या हुई? क्या वफाकी हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है इसकी, सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल? देखें, इसमें आप पास्को के पास भी स्टॉक रखते हैं, गवर्नमेंट जाहिर है सूबों को भी बेचती है, फ्री में तो नहीं देती। तो वो उस वक्त कुछ इश्यूज ऐसे आ गए थे, कुछ ऐसी स्टोरीज सामने आ गई थी जिसकी वजह से और इनका डिले भी हो जाती थी पेमेंट। तो फाइनेंशियल क्रंच तो हर जगह है ना। देखें, गवर्नमेंट का भी इस वक्त प्रॉब्लम में होती है, तो आपको स्टेट बैंक के पैसे नहीं देगा तो सुबह कहां से बचेगा, इसमें वजन है। लेकिन पॉलिसी की तब्दीली, इस वक्त आइडियल टाइम है गवर्नमेंट के लिए कि इसको अंडू कर दें, इसकी एक नई पॉलिसी रख दें, और वो पॉलिसी ऐसी हो कि जिसमें इंपोर्ट भी हो, आपकी एक्सपोर्ट भी हो, आपका ट्रेडर भी प्ले कर रहा हो, और उसको रेगुलेट करें। आप अपना बफर स्टॉक बिल्ड करें। गवर्नमेंट जो 33% रखना होता है वो इन्हीं स्टेक होल्डर से परचेज करवा के इन्हीं को कहें जी इतना स्टॉक आप वेयर हाउस में रखोगे तो आपको ये लाइसेंस मिलेगा। तो चाहते या ना चाहते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है वो माफिया के तहत मैनिपुलेट हो गई, और ये तो हो गया जिसका रिजल्ट हम आज भुगत रहे हैं। दूसरी वजह इसमें ये भी कि आइंदा जो स्टॉक पेपर्स पे नजर आए तो गवर्नमेंट क्या चेक करे जाके फिजिकली कि देखो ये जरूरी होता है। पॉलिसी फिजिकल स्टॉक्स आप बिलियंस रुपीस का आपका परचेज करते हो, बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें अगर फिजिकल स्टॉक्स नहीं चेक होंगे। और हमारे यहाँ एक मैं आपको मजा का केस बताता हूँ कि हमारे यहाँ क्रॉप मॉनिटरिंग है ही नहीं पाकिस्तान में, जो साइंटिफिक वे है। हमारे यहाँ पटवारी क्रॉप मॉनिटरिंग करता है, वो बताता है कि फलां की जमीन में इतना हुआ था। वो डेटा आगे चलते चलते कमिश्नर तक पहुंचता है, जो आपका जो केन कमिश्नर है या वीट का कोई रिस्पॉन्सिबल है, वो फिर अपनी मर्जी से जो ऑफिसर का जो मिनिस्ट्री चाहती है वो खबर बना के दे देता है। आपको वो चेक करने होते हैं फिजिकल स्टॉक। इस वक्त जरूरी है कि गवर्नमेंट फिजिकल स्टॉक टेकिंग भी करे और बाकायदा सख्ती से करे, ताकि वो आपको पता चलेगा कि स्टॉक है कितना। तो लेकिन इसमें बहुत सा पैसा बना होगा इस पर जी। देखें, ये एक्सपोर्ट सब्सिडीज वगैरह, ये वो जखीरा अंदोजी, ये पूरा क्राइसिस क्रिएट करके, और इसके बारे में गवर्नमेंट को वार्निंग्स भी दी गई थी कि होने वाला क्राइसिस। तो ये इंटेंशनली भी हो सकता है कि सारा एक मैनिपुलेट करके बहुत सा पैसा बनाएगा। क्राइसिस जो है, कभी भी कोई गवर्नमेंट ये चाहिए कि मैं बदनाम हो जाऊं, कोई ऐसी पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी का मिसयूज करते हैं वो कार्टेल जो है। आपको देखने में अगर सियासी भी होंगे तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन उनके जैसे आप कहते हैं ना जी, वो मिसाक जमहूरियत, ऐसे ही एक उन्होंने मिसाक मुश्तरका मुफादात बना रखी अनरिटर्न, उस पर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और वहां उनको फायदा मिलता है। आप देखें जी, बिजनेसमैन क्या है, वो उसकी एक ग्रीड होती है। वो बिजनेसमैन कामयाब कहलाता है जिसके अंदर लालच ज्यादा है, वही कामयाब होगा। तो हमारे यहाँ जो कार्टेल बने हैं, और ये
एक पॉलिसी की वजह से इतने कार्टेल बन गए कि हर एसोसिएशन बन गई है, उसके अंदर सूडो लीडर्स भी आ गए हैं, उसमें कार्टेल बना के बिग विग को साथ मिला लिया है। गवर्नमेंट को जो है वो फोर्स कर देते हैं कि जी नहीं, इस पॉलिसी को चेंज करो। हमें ये चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट साइडलाइन हो जाए और मार्केट को खोल दे और उसके बाद जो है अपनी रेगुलेट करे सख्ती से। आपकी ये मिसालें दुनिया में पड़ी हुई हैं। 2008 का अगर आपको याद होगा, ग्रेन ड्रेन हुआ था जहां हर चीज महंगी हो गई थी। उसमें गवर्नमेंट्स ने ट्राई किया खौफ की वजह से कि हमारे लोगों को स्टेपल फूड मिले, लेकिन वो जब स्टॉक रखे और वो उनको लॉस हुआ तो उन्होंने कहा जी अब हम इसको चेंज करेंगे, और चेंज करके अब स्मार्ट पॉलिसी ले आए हैं। उसके अंदर स्टेक होल्डर जो है आपस में कम्पीट करते हैं। प्राइस हमारे, आज मैं एक मुल्क के हिसाब बताता हूँ कि सिंगापुर में कोई चीज़ पैदा नहीं होती, वो सब इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ प्राइसेस हमसे सस्ती होती हैं बहुत सी सारी चीज़ों की। तो ये एक पॉलिसी है, एक स्मार्ट पॉलिसी है। आपको मुल्क को एक ऐसी दुकान, एक ऐसे बिजनेस, एक कंपनी की तरह चलाना पड़ता है कि वो अर्निंग ज्यादा से ज्यादा करे। अगर आप सब्सिडीज दे दे के आपने लॉस, मतलब टू समराइज इट, गवर्नमेंट को पहले तो ये फैसला करना होगा कि उसकी सफों में से कौन से लीडर्स या वुजरा थे या कोई भी जो थे जो उन्होंने एक्सपोर्ट डिसीजन लेने पे उनको इस वक्त पुश किया कि एक्सपोर्ट का डिसीजन अलाउ करना चाहिए। इस पे होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट में देखें, गवर्नमेंट असल गवर्नमेंट क्या है? असल गवर्नमेंट वो नहीं है कि जी एक इसकी पीटीआई की हुकूमत आ गई, पीपल्स पार्टी की आ गई या दूसरी गवर्नमेंट आ गई। असल गवर्नमेंट वो है जो ब्यूरोक्रेसी है, जो साल से चली आ रही है। उसके अंदर फूड डिपार्टमेंट के करप्ट लोग हैं, जो एक आम आदमी, जो उसका जो ड्राइवर या उस रैंक का वो भी बड़ी अच्छी गाड़ियों में घूमता है, उसके पास भी बड़े पैसे हैं। तो पूरा डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, पासको डिपार्टमेंट, ये सब कमा रहे होते हैं, लेकिन लॉस जो है वो मुल्क को हो रहा होता है, आवाम का लॉस और मुल्क का लॉस होता है। आपका शुक्रिया अदा करेंगे शमसुल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप सुन रहे थे कमोडिटी एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम खान साहब को, और जो तफसीलन हमने समझा कि ये पूरा क्राइसिस जो सामने नजर आता है अपेरेंटली मैनिपुलेट किया गया, माफियाज, एक्सपोर्ट और सब्सिडीज क्लेम की गई और अरबों रुपए, शायद अरबों नहीं तो उससे भी ज्यादा रुपए इसमें मामलात बनाए गए और इसमें इंटेंशनली अनइंटेंशनली गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई। एक ब्रेक के बाद आएंगे और आपको बताएंगे कि आज एक अहम जमानत हुई, एक अहम तरीन केस फवाद हसन फवाद साहब का, उसमें उनको जमानत हुई। एसेट बियॉन्ड मींस के इस केस की तफसीलात क्या हैं, तफ्तीश के अहम पहलू क्या हैं और नैब की कारकर्दगी पर उठते हुए सवालात वो क्या हैं और क्यों हैं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में दूसरा अहम पहलू जो आज एक अहम बेल हुई फवाद हसन फवाद एसेट बियॉन्ड मींस केस में। इस केस में नैब ने इन पर 1.09 अरब रुपए यानी इनके जो एसेट्स थे जिसकी मींस ये जस्टिफाई नहीं कर सके थे, इसका इल्जाम लगाया था। इनका एक प्लॉट भी था रावलपिंडी में, FHF प्लाजा, फवाद हसन फवाद प्लाजा, जिसके बारे में कहा गया था नैब की तरफ से कि ये प्लाजा इन्होंने बनाया, इसमें इनके भाई, इनकी भाभी, इनकी अहलिया, दीगर अफराद के नाम भी इस रेफरेंस में शामिल थे। इसके अलावा फवाद हसन फवाद आशियाना इकबाल केस में भी शहबाज शरीफ के साथ एक अक्यूज के तौर पर इन्वॉल्व थे, जिसमें उनकी बेल पहले हो चुकी थी, और दूसरा ये केस था एसेट बियॉन्ड मींस का, जिसमें फवाद हसन फवाद साहब की बेल अब हुई है। फवाद हसन फवाद के बारे में मशहूर है और जो हरफ आम था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जिनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके अपने जो दामाद कैप्टन सफदर असेंबली के फ्लोर पे कहते थे कि हमें टाइम दें, आए असेंबली में बात करें। यानी अपने वक्त में कहा जाता है कि इनके पास तमाम जो ताकत का मजमुआ या ताकत का मरकज था वो फवाद हसन फवाद थे। तमाम अहम फैसलों में, ब्यूरोक्रेसी के तमाम अहम मामलात संभालना, न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के बल्कि गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में एक कलीदी और वाइटल रोल इनका अदा होता रहा। नैब की तरफ से 14 माह रखने के बावजूद फर्दर जो मायद क्यों नहीं हुई, एक अहम सवाल ये उठ रहा है। ये सवाल उठ रहा है कि ये केस क्या फवाद हसन फवाद के खिलाफ बनाया गया तो मैनिपुलेट किया गया, क्या फैक्चुअल था या नहीं था। फिर वही सवाल जो इस बार फिर उठ रहा है कि क्या नैब की इन्वेस्टिगेशन जो ऑन पेपर या मीडिया की हद तक होती है, स्ट्रांग होती है, लेकिन जब बात कानूनी दलाइल की आती है तो वो कानूनी दलाइल के जरिए साबित नहीं कर सकते इल्जाम को। आज भी हमने देखा कि सवाल नैब ने जो अकाउंटेबिलिटी जो कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट, वहां उन्होंने सवाल उठाए मुख्तलिफ, तो नैब के वकील उसके जवाब तसल्लीबख्श ना दे सके, जिस पर अदालत की तरफ से भी एतराजात और सवालात उठाए गए। हमारे साथ मौजूद है इमरान शफीक साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। इमरान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिर्फ फवाद हसन फवाद का केस आपकी नजर में कैसा आप देखते हैं? क्या नैब की कारकर्दगी में बड़े बुनियादी और अहम सवालात उठ गए? और मैं नैब की कारकर्दगी की बात करता हूं तो क्या नैब की स्पेसिफिकली प्रोसिक्यूशन पर सवालात उठेंगे इस केस के बाद आपकी नजर में? देखें, इस केस में जो बुनियादी तौर पर पहले इस केस में फवाद हसन फवाद साहब ने जमानत की दरख्वास्त दायर की थी और वो 21
फरवरी 2019 को उनकी ये जमानत डिसमिस हो गई थी, अदालत ने कर दी थी, मेरिट पर उनकी दरख्वास्त खारिज हुई थी। आज जो जिस बेल की समाअत हुई है वो मेरिट पर नहीं थी, वो दूसरी उनकी सब्सिक्वेंट एक बेल एप्लीकेशन थी जिसकी ग्राउंड गालबन उनकी सेहत की खराबी थी, और दूसरी बड़ी जो ग्राउंड थी वो ये थी कि 15 माह गुजर चुके हैं, वो जेल में हैं और अभी तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। और जब ट्रायल कंक्लूड नहीं होने की बात होती तो फिर अदालत जो बुनियादी चीज देखती है वो उस ऑर्डर शीट का मुलाहिजा करती है कि कहीं किसी एक्यूज ने जानबूझकर ट्रायल को, मुकदमे को ताखीर करने की कोशिश तो नहीं की। अगर तो मुल्जिम ने एक ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं तो फिर डिले की बुनियाद पर मुल्जिम को जमानत नहीं मिलती और उसका वो हकदार नहीं हुआ करता। लेकिन अगर डिले जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से है और प्रोसिक्यूशन ने अगर अपने विटनेसेस को पेश करने में, अपने गवाहान और दस्तावेजात को पेश करने में अगर ताखीर से काम लिया है तो फिर उसका फायदा यकीनन मुल्जिम को मिलता है और अदालत ताखीर की बुनियाद पर, मुकदमे के प्रोसीडिंग्स को डिले होने की बुनियाद पर जमानत मुल्जिम की लिया करती है। और 15 माह बहुत बड़ा अरसा होता है। 18 मार्च 2019 को यह रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल हुआ था जो एसिड बियॉन्ड मींस का था, और इसकी जो इंक्वायरी शुरू हुई थी वो पिछले साल 2018 के अगस्त में शुरू हुई थी। तो आज तक तो 15 माह के अंदर इस केस को कंक्लूड हो जाना चाहिए था, और जो अदालत ने जो ताखीर की बुनियाद पर जमानत ली है उससे तो यह साफ जाहिर होता है कि कानून के मुताबिक कोई डिले जो है, ताखीर जो है वो फुआद हसन फुआद पर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अगर उन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए होते तो अदालत उनकी जमानत ना लेती। इसका मतलब दूसरा यह है कि यह ताखीर नैब की तरफ से थी, प्रोसिक्यूशन की तरफ से थी। अब यह देखना चाहिए नैब को और इसका जायजा खुद लेना चाहिए कि एक किसी मुल्जिम के खिलाफ वो रेफरेंस दायर करते हैं और फिर उस रेफरेंस दायर करने के बाद 15 माह का अरसा भी गुजर जाता है, अदालत में शहादतें पेश करके, गवाहियां पेश करके उस रेफरेंस को कंक्लूड नहीं करवाते, तो इस ताखीर का जिम्मेदार तो बहरहाल अब जो आज की जो प्रोसीडिंग्स है उसकी रोशनी में मैं तो ये नहीं समझता कि फवाद हसन फवाद साहब ने कोई ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया है। अगर ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया होता तो उनकी आज जमानत खारिज हो चुकी होती। तो डिले इन ट्रायल का जो पूरे का पूरा जो वो इल्जाम है वो नैब पर जाता है और नैब को अब इसके हवाले से देखना चाहिए। तो और नैब में भी स्पेसिफिकली इमरान साहब कि नैब की प्रोसिक्यूशन ओवरऑल नैब पर ही जाता है, या ये जो बार बार कहा जाता है कि प्रोसिक्यूटर्स स्ट्रांग नहीं होते, वो नहीं प्लीड कर पाते, हम इन्वेस्टिगेशन तो अच्छी कर लेते हैं, ये भी एक डिफरेंशिएट किया जाता है, या आप समझते हैं इट इज ओवरऑल नैब जो जिम्मेदार ठहरती है इस पूरे मामले की? देखिए, इस पूरे मामले के तो बहरहाल एक हकीकत यह है कि नैब ही इस पूरे की जिम्मेदार है, और एक प्रोसिक्यूशन का ब्लेम इन्वेस्टिगेशन पर डालना, ये इन्वेस्टिगेशन का ब्लेम प्रोसिक्यूशन पर डालना, ये एक गलत तर्ज अमल है। और मेरी नज़र में तो अब जो हुकूमत नई कानून साजी करने जा रही है और अपोजिशन के साथ मिलकर भी जो कानून साजी हो रही है, तो उस कानून साजी में तो अब तो पाकिस्तान में ये काम जरूर कर दिया जाना चाहिए कि नैब की प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जैसे चेयरमैन नैब की होती है, और उसके बाद उसको इख्तियारात भी पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट मिलने चाहिए, उसको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और प्रोसिक्यूटर्स को तैनात करने के भी तमाम इख्तियारात उसी के पास होने चाहिए और उसी की जवाबदेही डायरेक्ट होनी चाहिए। यानी ये ताकि प्रोसिक्यूशन अलग से काम करे जैसे पूरी दुनिया में होता है और प्रोसिक्यूशन के अपने इख्तियारात होते हैं, और इन्वेस्टिगेटर्स अपना काम करें जो तफ्तीशी अफसरान के हैं, और उसके बाद उसको देखा जाए कि केस बनता है कि नहीं बनता। तो ये कहना कि नैब ने केस बना दिया तो प्रोसिक्यूटर ऐसे नहीं कर सके, अब गवाह जो है वो प्रोसिक्यूटर ने पेश नहीं करने होते, वो बहरहाल नैब ही ने पेश करने होते अदालत में, और नैब का एक पूरा मैकेनिज्म है, उसमें एक एक तारीख पर जो डिले होता है उसकी प्रोसिक्यूशन से, आईओ से, तमाम महकमे में एक उसका जायजा लिया जाता है, पूछा जाता है कि आज की तारीख में क्या कार्रवाई हुई, क्यों इस मुकदमे की जो समाअत है वो मुलतवी हुई, इसमें आज क्या प्रोग्रेस हो सकी, कितने काम हुए। तो प्रोसिक्यूटर एक एक चीज की रिपोर्ट, हर रोज की एक एक केस की मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो नैब चेयरमैन को अरसाल करता है और डीजी मुतलका को अरसाल करता है और प्रोसिक्यूशन को मुतलका, 3 जगहों पर यह रिपोर्ट जाती है। और उसके बावजूद अगर यह कहा जाए कि प्रोसिक्यूटर ने काम नहीं किया होगा तो मैं समझता हूं यह बिल्कुल गलत बात है। यह नैब का कोलेक्टिव और मजमुई तौर पर एक बतौर इदारा के तौर पर एक फेलियर है और इसको बतौर
इदारे का फेलियर ही लेना चाहिए और कम से कम बतौर पाकिस्तानी शहरी के और कानूनदान के और इस कंसर्न होने के एतबार से हम ये समझ सकते हैं कि जब पूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन नैब की है तो फिर उन्हीं को इसकी जिम्मेदारी भी संभालनी चाहिए। इमरान साहब ये फरमाइए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसके ऊपर, इसको मीडिया के ऊपर भी बड़ा इसका मामला चर्चे में रहा, ये क्योंकि एक तो फवाद हसन फवाद की अपनी शख्सियत, कहा गया कि कलीदी किरदार था, साबका हुकूमत के अहम तरीन मोस्ट वाइटल पर्सन, जैसे कहा गया कि एक वक्त को यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब से भी ज्यादा ताकतवर, यानी जो फैसले करते हैं सारे, तो अगर कोई करप्शन साबका हुकूमत में हुई तो सबके जिम्मेदार यानी एक तरह से फैसला साजी के अमल में शामिल थे। आज ये केस अगर बेल हो गई है और मामला वो हो गया है तो कितना बड़ा ये विक्ट्री है फॉर द ऑपोजिशन नैरेटिव, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मीडिया पर जो डीजी नैब लाहौर हैं कई बार आए, उन्होंने आके एक टॉक शो में ये तक बोला कि फवाद हसन फवाद रोया और उसने इस पर रोकर बोला कि शहबाज शरीफ साहब के सामने ये बयान दिया कि मैं जो कर रहा था वो उनके कहने पर कर रहा था। और फिर इसी तरह से मुजाहिद कामरान साहब जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने आके बोला कि मैंने फवाद हसन फवाद से कहा कि मैंने सुना है कि तुम गवादा माफ गवाह बन गए, तो उन्होंने कहा अगर मैं बन गया होता तो मैं इस वक्त बाहर होता, जेल में नहीं होता। तो ये जिस तरह की बातें सामने आ रही थी उसे तो लग रहा था कि बड़ा केस स्ट्रांग है, मीडिया पे बातें की जा रही थी, फिर उसके बावजूद इतना बड़ा लूप होल, इतना बड़ा अगर इस वक्त फेलियर। सिफान साहब, अगर आप इसको ना, ये जो इस लाहौर हाई कोर्ट का 21 फरवरी का 2019 का आशियाना स्कैंडल में जब इनकी जमानत हुई थी फवाद हसन फवाद की, तो वो ऑर्डर ही अगर आप पढ़ ले तो आपको अंदाजा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात लिखी कि फवाद हसन फवाद का जो रोल बनता है पूरे केस में वो सिर्फ एक डाक खाने का है, यानी वो कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते थे, केस में वो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते थे, वो कोई फैसला नहीं कर सकते थे, वो ये सारे फैसले, उनका रोल ये था कि जो इदारा है उसके और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक डाक खाने का उनका रोल था, यानी वो फाइल को एक तरफ ऑर्डर को दूसरी को कन्वे करना और जो चीफ मिनिस्टर ऑर्डर पास कर रहे हैं उनको नीचे तक मुंतकिल करने का उनका काम था। और कानून के मुताबिक वो डिसीजन ना उन्होंने कोई लिया है ना ही डिसीजन लेने का उनको इख्तियार था। ये तो इसी बुनियाद पर फवाद हसन फवाद की तो अदालत ने जमानत ली थी, और अगर अदालत ने ये कहा है और अदालत ने इसी बुनियाद पर जमानत ली है तो ये जो पूरा नैरेटिव आप जो बता रहे हैं, कानून की जो अदालत का फैसला है उसमें तो ये नैरेटिव बिल्कुल फेल हो चुका है और उस नैरेटिव की कोई चीज आपको उस फैसले में नजर नहीं आती। और बाकी जहां तक ये कहना जी, अच्छा एक चीज, क्योंकि उससे पहले इस केस में तो ये भी सामने आया ना कि 50 मिलियन की पेमेंट थी कामरान कियानी, 50 मिलियन की पेमेंट थी लतीफ एंड सन्स और कामरान कियानी से, वो आई फवाद ने रिसीव करी, तो उस तक के उस रेफरेंस में जिक्र था। तो ये क्या बेल का मतलब ये कि उसके जो मेरिट्स हैं, क्योंकि केस तो चलेगा अभी और गवर्नमेंट ये कहती है कि अक्विट नहीं, अक्विट होना अलग है, बेल होना अलग है, रिहाई मिलना अलग है, तो क्या आप अब तवक्को रखते हैं कि केस कहीं दोबारा पकड़ेगा ताकत, या ये गया अब हाथ से मामला? देखें, एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसी फैसले में, जिस फरवरी 2019 का जिस फैसले का मैं हवाला दे रहा हूं, उसमें एक तो ये 50 मिलियन नहीं, उन्होंने कहा 5.5 मिलियन की रकम आई है, तो 5.5 मिलियन की रकम का वो जिक्र है जो कियानी साहब के, और वो भी उनके भाई के अकाउंट में आई है। तो अदालत ने जब जमानत दी तो अदालत ने कहा देखें आपने उनके खिलाफ एक एसिड बियॉन्ड मींस का अलग से एक रेफरेंस बना दी है, ये जो 5.5 मिलियन आप अमाउंट कह रहे हैं और जो उनके प्लाजे कह रहे हैं आप पिंडी में हैं, वो तो अलग आपने रेफरेंस बना दिया है। तो अब उस रेफरेंस में उन्होंने उनकी जमानत खारिज भी कर दी। तो जो आशियाना वाला रेफरेंस था मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का, उन्होंने उसमें इस चीज को कंसिडर नहीं किया और उन्होंने कहा इस पर हम आपकी इनकी जमानत ले रहे हैं। अब 5.5 मिलियन और प्लस ये जो प्रॉपर्टी, ये टोटल बता रहे हैं आप, जो नैब की अपनी एलिगेशन है वो ये 1.09 बिलियन की करप्शन का एसिड बियॉन्ड मींस वो कहते हैं, ये उनके हैं, करप्शन नहीं, एसिड बियॉन्ड मींस जो वो कहते हैं 1.09 मिलियन है, अगर बिलियन है, अगर इसको मान लिया जाए तो बहरहाल फिर पंजाब में जो करप्शन हुई है वो खाली 1 बिलियन की तो नहीं हुई थी। पंजाब में तो करप्शन का जो नैब का अपना रिकॉर्ड है वो तो बिलियंस ऑफ रुपीस का है, और वो तो पूरे पाकिस्तान की करप्शन ही उसी खाते में डालते हैं। तो किसी एक शख्स पर जो एसिड बियॉन्ड मींस जो नैब ने बनाए हैं वो तो सिर्फ 1 बिलियन के हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मीडिया टॉक शोज में कोई बात करना वो एक अलग चीज है, किसी पर इल्जामात लगाते वक्त कोई बात करना वो अलग है, लेकिन अदालत में जो अदालत के फैसले जो बात कहते हैं वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज है। और एक और चीज भी आप ये देखें कि बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि अभी बेल हुई है, ये इंटरम ऑर्डर होता है, अगर नैब अपने केस को अच्छे तरीके से साबित करता है और सही गवाह मजबूत बुनियादों पर इस केस को लड़ता है, तो फिर उसके बाद अगर ये इसको साबित करने में कामयाब होते हैं तो ये केस अभी नैब के हाथ से निकला नहीं है, और इस पर कोशिश करके अगर वो मुल्जिम हैं
तो उनको सजा दिलवाई जा सकती है, और अगर वो मुलजिम नहीं है तो यकीनन उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नैब के हाथ में। लेकिन एक चीज और इसकी वजाहत करते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया, जो वकील फवाज फवाद साहब की तरफ से थे, कि 6 अरब पहले कहा गया, फिर उस एसेट को कम करके उन्होंने रीवैल्यू किया, उन्होंने कहा नहीं और कम है। तो ये असेसमेंट ऑफ जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, उसमें भी क्या नैब सही तरह उसको वैल्यूएट नहीं कर सकी, और वो भी एक वजह थी। और फिर आज भी अब देखें तो रिमार्क्स में जज साहब के कुछ सवाल पूछे गए तो नैब के वकील जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हम सस्पेक्ट से पूछेंगे। तो उन्होंने कहा आप सस्पेक्ट से पूछेंगे तो आप खुद क्या कर रहे हैं या आपका काम क्या है? तो ये क्या नैब की कम तैयारी की निशानी थी, या फिर ये क्या आप समझते हैं कि वो सरप्राइज था उनके लिए कि जज साहब ये सवाल पूछ लेंगे और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा? क्या होता है ये ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन? इमरान साहब देखें, बात यह है कि जब आप अदालत में जाते हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, और अदालत के जो ये बुनियादी सवाल है कि असेसमेंट आपने कैसे की है, ये उस केस का बुनियादी सवाल है। अगर आपको इस बुनियादी सवाल का नहीं पता तो इसका मतलब है आपकी प्रोसिक्यूशन तैयार नहीं है और उसकी कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठता है। देखिए, असेसमेंट का जो मामला है, नैब जब एसेट की असेसमेंट करती है, ये बड़ा एक पहले गलत अंदाज था। आजकल एक नया कानून जो ऑर्डिनेंस आया है, तरमीम की गई है, उसमें इसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। पहले नैब एसेट की जो वैल्यू लगाया करता था वो अपनी मर्जी से लगा दिया करता था, और जो भी वैल्यू मुकर्रर करता था वो कहता था ये मार्केट रेट है। यानी अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 7 करोड़ है तो नैब ने कह दिया ये 9 करोड़ है, तो आपको जस्टिफाई अब 9 करोड़ करना पड़ेगा। लेकिन अब कानून में, ऑर्डिनेंस में एक नई तरमीम आई है और उसके तहत अब कहा गया है कि वैल्यूएशन जो होगी वो होगी डीसी रेट पे या एफपीआर के जो रेट हैं उन रेट्स की बुनियाद पर अब असेसमेंट हुआ करेगी। तो अब बहरहाल नैब को जब भी किसी के ऊपर एसेट कहेगी कि ये बियॉन्ड मींस है तो उसकी जो वैल्यू की असेसमेंट की जाएगी, उसकी जो रेट लगाया जाएगा वो मार्केट रेट नहीं होगा, वो अब रेट होगा डीसी रेट और एफबीआर का रेट। अब चूंकि ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन जाएगी तो मेरा ख्याल है अब नैब जब इसके मुताबिक अब रीअसेस करेगा तो फवाद साहब के जो आप ये कह रहे हैं एसेट बियॉन्ड मींस के 1.09 बिलियन है, ये मेरा ख्याल है अगर डीसी रेट पर हिसाब लगाया गया तो ये 50 मिलियन तक आ जाएंगे, ये आधे से भी कम हो जाएंगे। तो ये एक उनको ट्रायल के दौरान मजीद फायदा पहुंचने का भी पूरा इम्कान है। ठीक है इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोवाइड किया और आपने अपना नुक्ता नजर और कानूनी लिहाज से जो दलाइल हैं इस पर, इस पूरे मामले को जिस तरह आप समझ सके आपने बताया। नैब की तरफ से क्या केस ही या कारकर्दगी पर उठते हुए सवालात हैं, बड़े गहरे और बड़े कड़े सवालात हैं। और इसी के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपके सामने आटे का बहरान हो या नैब के अहम केसेस हो, तफसीलन आपके सामने सारी तफसीलात के साथ पेश हुए। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक।